मैं समय हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय चक्र यानी एनसीटीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कल यानी 13 अगस्त 2021 को आप सभी जानते हैं कि नाग पंचमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लोग इस दिन को सर्प पंचमी भी कहते हैं, परंतु नाग एक जाति है, कहते हैं यक्षों की। समकालीन जात सर्प चिन्ह वाले नामों की थी। वो दक्षिण भारत में पाई जाती है और प्राचीन काल में इनका अधिकार मालाबार तक जमा हुआ था, जबकि रामायण में नागों की माता और समुद्र को उनका अधिष्ठान बताया गया है। इतिहास बताता है कि नागों की स्त्रियां इतनी सुंदर होती थी और होने के बाद वो इस दिन पूजा पाठ करने नदियों, पोखरों, तालाबों में जाती थी और वहाँ से जब आती थी तो विद्रोही लोग यानी विपक्षी लोग इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और अत्याचार करते थे, मारते पीटते थे। ये परंपरा गुड़ियों को पीटने से संबंधित नजर आती है। इसीलिए प्राचीन काल में एक और भी कहा होता है कि विष कन्या का भी प्रचलन होता था। नागों की राजधानी भोगवती नगरी पर आक्रमण करके क्रमशः तक्षक, शंख और जरी नामक नागों को परास्त किया गया था। यह ईस्वी सन के प्रारंभ काल में था, जबकि मॉस्को के लेखक ग्रीम वागर्थ लेविन ने प्राचीन भारत का इतिहास में नाग राजवंशों के बारे में बताया गया है कि मगध के प्रभुत्व सुधार हेतु अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदय जो 461 ईसा पूर्व राजधानी को राजगृह से पाटिल ले गया। पाटिल का मतलब पाटिल पुत्र ले गया, जो प्राचीन भारत का प्रमुख बन गया। बाद में शिशुनाग के राजपाल में ध्वस्त कर दिया और यही आगे चलकर नंदवंश यानी 345 ईसा पूर्व ने इसको ले लिया और इसे धराधीश बताया गया। यानी नागों के वंशज राज उस समय धारा नगी तक फैला हुआ था। सिंधुराज नागवंशी राजा सखराल की विषकन्या शशि प्रभा से विवाह किया था। नागवंश के अंतिम राजा गणपत नाग था, जो जनजात के नर्मदा घाटी में निवास करता था। इसके अलावा आपको बता दें कि बाद में यही कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद नागों का पुनरुद्धरण हुआ और जो नवनाग कहलाए। इसका राज मथुरा, विदिशा, परमावती, पवैया तक था। इस दौरान जो सिक्के प्रचलन में थे, उस सिक्कों पर सांप के चिन्ह बने होते थे और कहते हैं कि नागों के राजा दाहक का भी कहीं कहीं वर्णन आता है, जो सर्वोच्च साम्राज्यकारी था। वर्णन में आता है कि लक्ष्मण की पत्नी भी उर्मिला नागवंश के राजा की लड़की थी, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए ये लोग सर्प पूजक होते हैं। इसलिए भारत के जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं कि घरों में इस दिन बाहर दरवाजे के समीप बने पिलर पे या अगल बगल में एक चौकोर काले रंग से बनाती हैं चतुर्भुज, और उसके बाद उसके अंदर सांपों की रेखाएं चिन्ह बनाती हैं और इस दिन ही वो पूजा करती हैं। ये नाग पंचमी श्रावण माह की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। उज्जैन में आज भी नाग चंदेश्वर का मंदिर है, जो सिर्फ इसी दिन खुलता है। यहाँ पर सर्व उद्यान भी है तथा
नागलगढ़ी में आज भी मेला लगता है। दूसरी ओर एक और कहावत है। कहावत क्या है? जो विवरण मिलता है इतिहास में, तो नाग पंचमी का संबंध सांपों से नहीं बल्कि भारत के उन 5 शक्तिशाली नाग राजाओं से है जिनके पास कुल देवता है। नंबर 1 शेष यानी अनंत, दूसरा नागराज, तीसरा नागराज तक्षक, चौथा नागराज कारकोटक तथा नागराज ऐरावत। ये 5 नाग राशि से संबंधित है। ये 5 नागराजा स्वतंत्र गणराज्य थे। इनमें नागराज अनंत सबसे बड़े बताए जाते हैं। जम्बी कश्मीर का अनंतनाग शहर आज भी उनकी याद में बना हुआ है, जिसका जीता जागता सबूत है। तब तक अन्य नागराज वायुकी नागराज कैलाश मानसरोवर सबसे उत्तर क्षेत्र के मुखिया थे। और तीसरे नागराज तक्षक ने विश्व तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बिहार में है। और वहीं पर प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने सीखा भी था। चौथे नागराज को बारे में आपको जानकारी देते। कारकोटक, नागराज कारकोटक ने रावी नदी की सीमा के क्षेत्र में शासन किया था। और 5वां नागराज ऐरावत यानी पिंगला, भंडारा प्रांत आज भी पिंगलाई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये सभी 5 सीमाएं एक दूसरे के राज्य से सटी हुई थी और नागराज गणराज्य की थी। इन्हीं सभी की मृत्यु के बाद नागवंशी उनकी स्मृति में हर साल नागराज स्मृति दिवस को एक अभिवादन के रूप में मनाया जाता है। और ये त्यौहार के रूप में इसका नाम नागपंचमी दे दिया गया। और तब से इस दिन को नागपंचमी के नाम से जाना जाता है। और कुछ लोग तो यहाँ नागों की पूजा करते हैं, यानी सांप बना दिया। और जबकि आपको सबको मालूम होना चाहिए कि सांप दूध नहीं पीता, और दूध पीता है तो अगर पी लेगा तो मरणासन्न हो जाएगा। और ये तो वैज्ञानिक तथ्य हैं और साइंस बताते हैं इस बात को। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं तो इस दिन सांपों को दूध पिलाते हैं और इस दिन लिंग पूजा भी करते हैं। और ये मतलब जो इतिहास बताता है, तो इस नाग पंचमी जैसे त्यौहार में कई कहानियाँ हैं। और उसमें जो कहीं पर एक जगह तालमेल नहीं खाते। ऐसा लगता है कि इस इतिहास को भी विद्रोहियों ने, विपक्षियों ने या शोषकों ने शायद छिपा के रखा है और उसको छिपाने के बाद अपना एक इतिहास रच डाला है। और आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।